हेलो फ्रेंड, स्टडी विद माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 22 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए हर घर इंटरनेट, ऑप्शन बी इंटरनेट टू होम, ऑप्शन सी हर घर तक फाइबर, ऑप्शन डी इंटरनेट फॉर ऑल। देखिए, गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम की शुरुआत बिहार से हुई। बिहार के 45,945 गांव को अगले 100 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की थी। इस घोषणा की शुरुआत घर तक फाइबर नाम से सोमवार को हुई। सोमवार से ही प्रधानमंत्री की घोषणा पर अमल भी शुरू हो गया। ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ने से गांव के लोग इंटरनेट सुविधा के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके तहत उन्हें काफी अधिक स्पीड में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। सरकार के भारत नेट कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है, लेकिन अब बाकी सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर स्कीम की शुरुआत की गई है। घर तक फाइबर पहुंचाने के काम में स्पेशल पर्पस व्हीकल की भूमिका निभाने वाली कॉमन सर्विस सेंटर के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि गांव स्तर के उद्यमियों की मदद से हर गांव के ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। सीएससी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। गांव के घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होने से गांव में ई कॉमर्स, ई शिक्षा, ई फार्मेसी, कॉल सेंटर, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएगी। किसान गांव में रहते हुए ई हाट पर अपने सामान को बेच सकेंगे। ग्रामीण उद्यमियों के लिए को नए बाजार के अवसर मिलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घर तक फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में हिंद महासागर में स्थित कौन से देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सेशल्स, ऑप्शन डी मालदीव। देखिए, भारत ने हिंद महासागर के मध्य स्थित अपने नन्हे मित्र देश मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने के लिए 25 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। राजधानी माले स्थित भारतीय दूतावास ने यह सहायता राशि दी। मुख्य रूप से पर्यटन पर आश्रित यह देश कोविड महामारी के चलते बेहाल है। यहाँ पर वे विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, जिनके चलते यहाँ का अर्थतंत्र चलता था। चीन में मालदीव की इस दशा की परवाह न करते हुए अपने कर्ज की वापसी के लिए 1 करोड़ डॉलर की किस्त देने के लिए हाल ही में नोटिस दिया है। माना जा रहा है कि अब मालदीव आसानी से चीन के कर्ज की किस्त चुका पाएगा। यह आर्थिक सहायता ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए की गई है, जो मालदीव को 10 साल की अवधि में लौटानी होगी। आयोजित कार्यक्रम में इस धनराशि का चेक मालदीव सरकार को सौंपा गया। कार्यक्रम में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर, भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर और माले के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य कार्यकारी भरत मिश्रा मौजूद थे। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि भारत और मालदीव का सहयोग बहुत खास है। कोविड महामारी से पैदा मुश्किल दौर में यह बात बेहतर ढंग से साबित हुई है। मालदीव सरकार और यहाँ के लोगों की मुश्किलों से निपटने में भारत हमेशा उनके साथ है। इससे पहले कोरोना महामारी से बचाव के लिए मार्च में विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल भारत ने माले भेजा था। अप्रैल में 5.5 टन जरूरी दवाएं भारत ने माले भेजी थी। इसके अतिरिक्त 6.2 टन दवाएं फिर भेजी गई। मई में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए 580 टन खाद्य सामग्री भारत ने माले भेजी। भारत ने महामारी के इलाज में काम आने वाली दवाइयां निर्यात पर लगी रोक को हटाकर मालदीव भेजी थी। इतना ही नहीं, महामारी से निपटने के लिए भारत ने लघु अवधि के लिए डॉक्टर और नर्सों की भर्ती कर उन्हें मालदीव में तैनात किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति टर्माइट हिल गीको, जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है, तो अभी हाल ही में कौन से गैर दक्षिणी राज्य में पाई गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल अनोखी वनस्पतियों और दुर्लभ वन्य प्राणियों से भरे पड़े हैं। यहाँ छिपकली की एक दुर्लभ प्रजाति टर्माइट हिल गीको मिली है।
राज्य में इसका मिलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि छिपकली की यह प्रजाति दक्षिण भारत में पाई जाती है। लिहाजा गहन अध्ययन के लिए इसकी तस्वीरें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जबलपुर को भेजी गई है। जिस छिपकली की मौजूदगी के निशान पहले कभी यहाँ नहीं मिले, वो जंगल में लगी दादर खुर्द बस्ती में एक घर में मिली। सर्पमित्र वो रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी के अध्यक्ष अविनाश यादव ने इस अनोखी प्रजाति की दुर्लभ छिपकली की खोज रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की। सरीसृपों के संरक्षण व बचाव के लिए 2 दशक से कार्यरत छत्तीसगढ़ विज्ञान तथा कोरबा इकाई के महासचिव अविनाश के अनुसार यह छिपकली दुर्लभ प्रजाति को टर्माइट हिल गिको है। यह छिपकली आकार में काफी छोटा होती है और दीमक छोटे जीव व कीड़ों को खाती है। विभिन्न एशियाई देशों में पाई जाने वाले छिपकली की यह प्रजाति दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, पुदुचेरी, कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में पाई जाती है। महान शारीरिक विवरण व आनुवंशिक अंतर के आधार पर अब तक इस तरह की 3 प्रजातियां देखी गई है। इनमें व्हिटेकर, सहगल और टर्माइट हिल गिको शामिल है। अक्सर दीमक के टीलों पर दिखाई देने वाली इस दुर्लभ प्रजाति पर कई जीव वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने इस दुर्लभ छिपकली को घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है ताकि वो अपने प्राकृतिक परिवेश में लौट जाए। दिन में छिपे रहने वाला यह जीव रात में निकलता है। गिको की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके शरीर में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका प्रयोग HIV, कैंसर और मधुमेह जैसे रोगों की दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेंडे के बारे में जागरूकता फैलाने तथा उनके संरक्षण के प्रयास के लिए हर वर्ष कौन सी तारीख को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 10 अगस्त। देखिए, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया की 5 गेंडों की प्रजातियों का जश्न मनाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना है। अफ्रीका और एशिया में 5 राइनो प्रजातियां रहती हैं। 3 प्रजातियां जैसे कि जुआन गेंडों, सुमाट्रन गेंडों और काले गेंडों को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 5 प्रजातियों में से एक व्हाइट गेंडों को खतरे के पास माना जाता है और अधिक से अधिक एक सींग वाले गेंडों को विलुप्त होने के लिए असुरक्षित माना जाता है। विश्व गेंडा दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। वर्ष 2011 में विश्व राइनो दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय सफलता के रूप में विकसित हुआ। इस दिन अफ्रीकी और एशियाई दोनों राइनो प्रजातियों को शामिल करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस साल 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजक कौन होंगे? ऑप्शन ए शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। देखिए, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के विज्ञानियों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। महीने भर तक चलने वाले इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में ऑनलाइन तरीके से शोधकर्ताओं के बीच विचार विमर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। बात करें इस सम्मेलन के उद्देश्य के बारे में तो उभरती चुनौतियों को हल करने हेतु वैश्विक भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषता, विशेषज्ञता एवं ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करना है। भारत में शिक्षाविदों एवं वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता तथा सहकारी साधनों के बारे में गहराई से चिंतन करना, ग्लोबल आउटरीच के माध्यम से देश में ज्ञान एवं नवाचार का एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना। वैभव शिखर सम्मेलन के आयोजककर्ताओं के बारे में बात करें तो यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन शामिल है। भारत में नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए वैभव शिखर सम्मेलन अटल इनोवेशन मिशन में एक नया आयाम जोड़ेगा। यह शिखर सम्मेलन नई शिक्षा नीति के साथ संरेखण में भारत के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीयों के सक्रिय समर्थन और विचार विमर्श को बढ़ावा देगा। विश्व के विभिन्न देशों में कार्य कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ता एवं शिक्षाविद अपने वैश्विक दृष्टिकोण एवं अनुभव के साथ आत्मनिर्भर भारत पहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 10 मई, ऑप्शन डी 22 जनवरी।
देखिए, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों और नागरिकों के बीच शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रयास करना और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और विवादों पर विराम लगाना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम सेपिंग पीस टुगेदर रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अहिंसा और संघर्ष विराम के अवलोकन के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत बनाने हेतु एक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात पहली बार 1982 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था। वर्ष 1982 से लेकर वर्ष 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, किंतु वर्ष 2002 से इसके लिए 21 सितंबर की तारीख निर्धारित कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सतीश झा, ऑप्शन बी राजीव जैन, ऑप्शन सी अनिल धस्माना, ऑप्शन डी चारू सिन्हा। देखिए, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अनिल धस्माना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अनिल धस्माना ने खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा का स्थान लिया है। अनिल धस्माना वर्ष 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं और उन्हें पाकिस्तान के मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। अनिल धस्माना वर्ष 1993 में रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग्स यानी रॉ में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का गठन कारगिल युद्ध के पश्चात एक समर्पित तकनीकी खुफिया एजेंसी के रूप में किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल धस्माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही क्रा नहर परियोजना किन दो सागरों को जोड़ने की परियोजना है? ऑप्शन ए कृष्ण सागर और बेरिंग सागर, ऑप्शन बी लक्षद्वीप सागर से लाल सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर से चीन सागर, ऑप्शन डी थाईलैंड की खाड़ी से अंडमान सागर। देखिए, क्रा नहर को थाई नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ने के लिए क्रा जलडमरू मध्य को काट कर किया जाना है। इसके बनने से इस क्षेत्र में समुद्री परिवहन को आसान बनाया जा सकेगा। यह नहर मलक्का जल संधि में होने वाले यातायात के लिए एक आसान विकल्प उपलब्ध करा सकता है, जिससे हिंद महासागर में चीन और जापान के व्यापारिक मार्ग में 1200 किलोमीटर की कमी हो सकती है। चीन ने इसे 21वीं सदी के समुद्र सिल्क रोड की संज्ञा दी है। चीन इस नहर परियोजना को किसी भी सूरत में पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद उसकी हिंद महासागर तक पहुंच आसान हो जाएगी। हालांकि थाईलैंड सरकार क्रा कैनाल प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था और अब उसने दावा किया है कि भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों ने इस नहर परियोजना में रुचि दिखाई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विदेशों में रह रहे भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालय में काम करने के लिए बनाई गई परियोजना विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च यानी वज्र फैकल्टी स्कीम कौन से मंत्रालय द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विदेशों में रह रहे भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालय में काम करने के लिए आकर्षक विकल्प की योजना बनाई है। यह योजना अनिवासी भारतीय यानी NRI और विदेशी भारतीय नागरिकों सहित OCI सहित विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों और विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट अवधि तक काम करने के लिए भारत लाने के लिए है। यह योजना भारतीय शोधकर्ताओं सहित विदेशी वैज्ञानिकों को एक या एक से अधिक भारतीय सहयोगियों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगशील अनुसंधान करने के लिए एडजस्ट विजिटिंग फैकल्टी असाइनमेंट प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के कौन से राज्य को मैंग्रोव वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल।
देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और गुजरात सरकार को कच्छ जिले में मैंग्रोव वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के बारे में बात करें तो एनजीटी की पीठ ने कहा कि मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसे नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान नहीं की गई, जबकि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पीठ ने कहा कि एनजीटी के 11 दिसंबर 2019 के आदेश को लागू करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए। मैंग्रोव वनों के विनाश में एवज में निर्धारित किया गया जुर्माना शीघ्र ही वसूला जाए और उन स्थानों को पहले की ही तरह बनाने का काम शुरू किया जाए जिन्हें क्षति पहुंचाई गई है। एनजीटी के मुताबिक वन विभाग और गुजरात तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण की एक संयुक्त कमेटी इसकी निगरानी कर सकती है। एनजीटी ने बताया कि आदेश का पालन करवाने के लिए वन विभाग नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा। पृष्ठभूमि एनजीटी गुजरात के कच्छ ऊंट प्रजनन संगठन की तरह से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें एनजीटी के 11 सितंबर 2019 के आदेशों को लागू करने की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट गुजरात के कच्छ जिले में मैंग्रोव को बचाने के लिए कदम नहीं उठा रहा है। मामले में केंद्र और अन्य ने जवाब मांगे हैं। गौरतलब है कि गुजरात के कच्छ में मैंग्रोव को नष्ट होने से न केवल वन संरक्षण कानून 1980 और तटीय विमानन क्षेत्र अधिसूचना 2011 का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि स्थानीय खरई ऊंट प्रजाति को उनके भोजन के सबसे बड़े स्रोत से वंचित किया जा रहा है। खरई ऊंट के भोजन पर संकट से इस क्षेत्र के ऊंट प्रजनन करने वालों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही मैंग्रोव के नष्ट होने से स्थानीय खरई ऊंटों का प्राकृतिक आवास खत्म होता जा रहा है। बात करें एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत की एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अधिकरण की प्रधान पीठ न्यू दिल्ली में है। जो ये प्रमुख पीठ है, प्रमुख इसका नई दिल्ली में है प्रधान पीठ, और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण में अन्य 4 पीठें हैं। इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। बात करें मैंग्रोव वन के बारे में तो मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन, दलदली अथवा डेल्टाई वन भी कहा जाता है। ये वन भारत के ज्वारीय, दलदली, तटीय लेगून, डेल्टा तथा पश्च जल झीलों में के समीप मिलते हैं। इन वनों का सबसे प्रसिद्ध वृक्ष सुंदरी नामक वृक्ष है। इसी के नाम पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई वन को सुंदर वन कहा जाता है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को कच्छ या गरान वनस्पति भी कहते हैं। कच्छ ऊंट के बारे में बात करें तो गुजरात खरई ऊंट का एकमात्र घर है जो कच्छ के रण की विषम जलवायु और उच्च लवणता उथले समुद्र की प्रति अनुकूलित है। खरई ऊंट तटीय द्वीपों में मैंग्रोव को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये समुद्र में तैरने में माहिर होते हैं। इनकी संख्या 10,000 से भी कम है और इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।